अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNS और मैं हूं आपके साथ शाफिया रियाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर में और मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी DLSA जहांगीर बख्शी साहब। आइए हम करते हैं इनसे बात और जानने की कोशिश करेंगे डलसा क्या है, लोगों को इंसाफ कैसे मिलता है, लोगों तक इनकी रसाई कितनी है। खैर मकदम में आपका सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी DLSA है क्या असल में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसका जो वजूद है ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो बना है, ये कानून है। संविधान जो हमारा दस्तूर है, आइन है, उसमें ये जिम्मेदारी है सरकार पर, स्टेट पर कि वो इंसाफ कायम करे, इंसाफ लोगों तक पहुँचे। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में ये बयान हुआ है कि हर ज़िले, हर तहसील में एक अथॉरिटी कायम होगी जिसमें जो लोग हैं, जिनके मुकदमात हैं, जो उनके तनाज़ात हैं, जो इंसाफ हासिल करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, उम्र की वजह से या फाइनेंशियल कंडीशन या उनकी मतलब जो माली हालत है, उनकी वजह से वो कोर्ट्स में नहीं आ पाते, केस दायर नहीं कर पाते, या हमारे जो कुछ पिछड़े वर्ग से हैं, जो वीकर सेक्शंस हमारे जो सोसाइटी हैं, वो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाते। इनमें बच्चे भी हैं। तो इनको इंसाफ दिलाने के लिए इस कानून में ये रखा गया कि तहसील लेवल पे हमारी तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी होती हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये अथॉरिटी पूरे मुल्क में हर ज़िले में कायम है और इसी तरह जो हमारा वादी कश्मीर है, 10 ज़िले में 10 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कायम हुई हैं और हर ज़िले में ये अथॉरिटी अपना काम करती हैं। जो इस अथॉरिटी का मंशूर है, जो इसका मैंडेट है, वो ये है कि अगर कोई कोर्ट में केस करना चाहता है या अगर किसी के खिलाफ केस दायर हुआ है, अब वो डिफेंड करना चाहता है लेकिन उसके पास वो वसाइल नहीं है, वो ज़राया नहीं है, तो वो उस केस करने के लिए या केस को डिफेंड करने के लिए हमारे पास आके हमारी तरफ रुजू करके, जो वो ऑनलाइन भी कर सकता है, हमारी वेबसाइट में जो है जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वहाँ पर वो रिज्यू कर सकते हैं। नालसा पोर्टल भी अवेलेबल है ऑनलाइन, वहाँ पे भी वो दरखास्त डाल सकता है, तो वो फिर हमारे पास पहुँचती है। अगर वो फिज़िकली भी आना चाहे तो वो भी रास्ता भी बिल्कुल खुला है। यहाँ पे वो जो हमारे जो अथॉरिटी एक्ट, जो मैंने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बताया है, सेक्शन 12 में कुछ अफराद, जो कुछ कैटेगरीज खुद ही बयान हुई हैं कि किस किस को दे सकते हैं। जैसे अगर फीमेल है, अगर इसके पास वसाइल है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि मुझे वकील मिले, मतलब मुझे फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट मुझे वकील के खदमात चाहिए, उसको बज़ाती बीइंग ए वुमन, एक हम उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हक में जो है एफर्मेटिव एक्शन है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के हक में, सीनियर सिटीजन्स के हक में और बच्चों के हक में। इसके साथ साथ जो हमारे पिछड़े वर्ग जैसे SC और STs हैं, उनके हक में हैं। ये सारे लोग अगर इनके पास वसाइल है, ज़राए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें कानून की इमदाद हो, कानून की मदद हासिल हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को रिज्यू करके यहाँ पे एप्लीकेशन हम ये दायर कर सकते हैं। तो बाय वर्चू ऑफ बीइंग द वीकर सेक्शन, इनको ऑटोमेटिकली हमें लीगल एड प्रोवाइड, यानी कि लीगल काउंसिल हमें इनको एंगेज करके देना है। तो लीगल जो काउंसिल हम प्रोवाइड करते हैं, इसके मैं ये बता दूं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ जो लॉयर्स हैं, पैनल लॉयर्स ऑलमोस्ट 40 के करीब हैं, जो जब भी हमें कोई अप्रोच करता है तो हम उसमें उस लॉयर को एज पर रोस्टर जो हमने यहाँ पे फिक्स किया है, तो वो लॉयर उसको प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ मतलब जैसे मैंने कहा, वुमेन आ सकती है, सीनियर सिटीजन आ सकता है, वीकर सेक्शन, तो ये जो है ये जो हम लीगल सर्विस में एक पहलू है इसका, लीगल सर्विस का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसमें हमारा है अवेयरनेस, लोगों को
जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, या इसके साथ साथ जो कवानीन आते हैं जिनमें लोगों के हुकूक बयान होते हैं, उनके क्या हुकूक है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और अगर किसी की हुकूक की कोई पामाली होती हैं तो उसको किस इदारे के पास जाना है, उसको इजाले के लिए, उसके रिमीडियल मेजर्स के लिए किस इदारे के पास जाना है। तो उसमें हमारा दूसरा मैंडेट इसमें पहलू है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो, लोगों को हम बताएं कि अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप किस ऑफिस में जाएंगे, किस ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो आपको जॉब कार्ड दे सके। किसी के पास बिजली कनेक्शन नहीं है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि लोगों तक जाके उनको ये बताएं कि आपको किस ऑफिस में जाना है, या किसी के मतलब किसी को आधार कार्ड का ज़रूरत है, किसी को पैन कार्ड का ज़रूरत है। तो ये सारी मतलब जो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसा मतलब हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनकी में है ओल्ड एज पेंशन है, विडो की जो उनको देते हैं, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके लोगों में जाते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें हमारा ये जो है दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू इसमें जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का है वो है जो आप जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जो हमारी कंट्री है इसमें जो हमारे मुकदमात जो पेंडेंसी है कोर्ट्स में वो काफ़ी तादाद में है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक ADR मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक तो मीडिएशन एक रास्ता है, कंसलिएशन एक रास्ता है, आर्बिट्रेशन एक रास्ता है, और साथ साथ लोक अदालत का भी एक रखा गया है। तो इस लोक अदालत में क्या रहता है कि हम लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जज साहब पार्टीज के साथ बैठ के इस मसले जो भी तनाज़ा होगा है उसको डिस्कस करके उसको दोनों पार्टीज के साथ मिल के कोई इफ़हाम तफ़हीम, यानी दोनों के साथ मिलजुल के बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल के जो दोनों फ्रीकियन को मंजूर हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो वक्त की कमी हो जाती है, वक्त फैसले में कम लगता है। दूसरा ये है कि चूंकि लोक अदालत है, नाम से ही है कि लोग जब लोगों की मर्जी से हो रहा है, जब लोग एग्री करेंगे कि ये फैसला मुझे मंजूर है तभी इस पे जैसा आप दस्तखत करते हैं। तो ये फैसला जो है इसमें इसको वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर करना चाहे तो ठीक है, अगर ये खुद भी आना चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको वकील के खुदमात हासिल करने हैं, वो खुद भी अपना केस पेश कर सकता है, और जैसा आप सारा सुनने के बाद इसमें दोनों फ्रीकियन की मर्जी से ये फैसला कर देते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, लोक अदालत में कौन से जो मुद्दे हैं, कौन से जो केसेस होते हैं उनको उठाया जाता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि वहाँ पर कौन कौन से जो केसेस हैं उनको हल किया जाता है, किन किन केसेस का रेजोल्यूशन मिलता है, इस पर थोड़ा आप जो है। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं ये जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी कि ये जो लोक अदालत है ये लोगों की मर्जी से कायम होती हैं। मतलब लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि हमें मर्जी है कि हमारा केस लोक अदालत में इसका फैसला किया जाए। तो अब यहाँ पे ये सवाल तो होता है कि कौन कौन से मुकदमात हैं जो इस लोक अदालत के ज़रिए से हल होते हैं। पहले में जो दीवानी के जितने भी मुकदमात हैं, यानी दीवानी सिविल केसेस, दीवानी जैसे मतलब बैंक किसी ने लोन लिया है, इसका भी लोक अदालत में इजाला हो सकता है। किसी का ज़मीन का तनाज़ा है, भाई बहनों को आपस में प्रॉपर्टी का सिविल केसेस, दीवानी के जो जितने भी मुकदमात हैं वो सारे इस ज़ुमरे में आते हैं। सिविल साइड के केसेस जितने भी हैं वो सारे लोक अदालत के ज़रिए से पार्टीज़ की मर्ज़ी से इसमें फ़ैसला हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा क्रिमिनल फौजदारी जो साइड है उसमें जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, कंपाउंडेबल मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें जो कानून खुद ही बताता है हमें, कानून जो जराइम है हमारे जराइम में कानून ने खुद बताया कि कुछ जराइम ऐसे हैं जो छोटे नौइयत के हैं, तो उनको कानून खुद कहता है कि ये काबिल तस्फिया है। हाँ, मतलब चोरी की अगर उसकी अमाउंट कम हो, या किसी के साथ पॉकेट, या अगर उसकी अमाउंट वैल्यू कम है, यानी चोरी हुई है 100 रुपए की, अब इसमें हम 1 साल या 2 साल के लिए मुकदमा नहीं चले, जिसकी चोरी हुई है अगर वो ये कहे कि मैंने फैसला कर लिया, मुझे 100 रुपये वापस मिल गया, ये ख़त्म, वो मुकदमा ख़त्म हो सकता है। या इसी तरह 420 के साथ किसी ने किसी के 420 करके पैसे खाए हैं, तो वो अगर आए कोर्ट में कि जी मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया है, तो वो भी कंपाउंड हो सकता है। यानी कि कानून में ही ये बताया हुआ है कि कौन कौन से जराइम ऐसे हैं
जो लोक अदालत में जो काबिल तस्बिया हैं, जो लोक अदालत में क्योंकि तस्बिया ही करना है, एमिकेबल सेटलमेंट करनी है, तो उसमें कानून बताता यह है कि जराइम हैं जो छोटे नौइयत के हैं वो तस्बिया हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो कमर्शियल हमारा है ट्रांजैक्शंस, इसमें चेक बाउंस केसेस हैं, वो होता है, वो तो उसकी नवीयत जो है वो फौजदारी है, कंप्लेंट है। लेकिन वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है वो खुद ही ये बयान करता है कि ये जुर्म भी काबिल तस्बिया है। अगर दोनों पार्टीज, अगर ये चेक अदा हुई है, वो बाद में बैंक में उसका वागुजारी नहीं हुई है, दोनों पार्टीज मिल के बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं, तो वो मुकदमा भी जो अदालत में आया हुआ है, अदरवाइज तो उसमें जो सज़ा है 2 साल की सज़ा है। लेकिन अगर वो पार्टीज आके फैसला कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर ले, जो भी वो एग्री कर लेते हैं कोर्ट में, तो वो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे हमारे ट्रैफिक चालान्स हैं, बिजली की बिल्स हैं, लेबर चालान्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की जो हैं, या जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, मतलब सड़क का गलत तरह से इस्तेमाल किया, इंट्रोचमेंट किया है, वहाँ उनको चालान हुआ है, तो उस नौइयत में भी वो अपनी जो कंसर्न अदालतें हैं उनको रुजू कर सकते हैं कि हमारा केस जो है, हमारे ये जो चालान है, ये लोक अदालत में लिस्ट किया जाए। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि हम लोक अदालत के साथ साथ प्री लोक अदालत कंसिलिएटरी सिटिंग्स भी करते हैं। यानी कि हम उस तारीख का इंतज़ार नहीं करते हैं, हम उससे पहले ही इन पार्टीज़ को बुला के उनमें सिटिंग्स कराते हैं। उस सिटिंग्स में हम फिर उनका फ़ैसला निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा हम बैठते हैं पार्टीज़ के साथ, तो वो फ़ैसला निकालने के बाद फिर हम उसका अवार्ड जो है, जो भी लोक अदालत होती हैं उसमें कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपका एक मैसेज, एक पैगाम उन लोगों के लिए क्या रहेगा जिनके जो केसेस है वो ज़ेर इल्तवा है अदालत में, या उनके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें ज़ेर इल्तवा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पे कि जो हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारी होती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये पूरे मुल्क को देखती हैं, तो उनका कैलेंडर आता है हर साल। इस साल जो रवां साल हमारा है, 3 हमारी नेशनल लोक अदालतें हमने यह कायम की हैं पूरे मुल्क में, और इस मुल्क में साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये हुई हैं। तो इसी कड़ी के तहत जो हमारी चौथी कौमी लोक अदालत है, उसका इनेकाद हो रहा है 9 दिसंबर 2023 को। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ऑलरेडी जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके साथ जो हमने मुशावरत की है, इस बारे में तैयारियां चल रही हैं। तो ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मोहतरमा जवाद अहमद साहब हैं, उन्होंने भी इसमें जो नोटिफिकेशन इजरा करनी थी वो इजरा हुई हैं। तो मैं आपके ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे लोग हैं जिनके मुकदमात अदालतों में फंसे हुए हैं, या किसी का चालान, गाड़ी का चालान है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल है, या बैंक रिकवरी में मतलब बैंक लोन में है कुछ, जो उसमें चाहते हैं कि उनमें कुछ फ़ैसला हो जाए, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपनी मतलब जो भी जहाँ भी उनका केस है उनको 9 दिसंबर तक वो रुजू कर सकते हैं। जैसे कि प्री लोक अदालत कंसिलिएटरी सिटिंग्स हमारी रहती हैं, जिसमें जज साहबान केस की नवीयत देखते हैं, बैंक का अगर का केस होगा उनसे बात करके मैनेजर से कुछ एमिकेबल वर्कआउट सोल्यूशन कर लेते हैं जो पॉसिबल होता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी उन सब हजरात से कि वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी रुजू कर सकते हैं इस बारे में कि हमारी जो चौथी और इस साल की आखिरी कौमी लोक अदालत है वो 9 दिसंबर 2023 को मुनक्कद होने जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, और इसके साथ साथ ज़िला श्रीनगर और ज़िला बडगाम में भी। तो मैं एक बार फिर से आपके ज़रिए से गुजारिश करूंगा, जिन लोगों को चाहते हैं कि उनके केसेस इस लोक अदालत, कौमी लोक अदालत में इसका हल हो जाए, या इसमें इसको टेकअप किया जाए, एटलीस्ट इसकी दादरसी हो, सुनवाई हो सके, तो वो इन मुतल्लिका अदालत को रुजू करके उनको गुजारिश कर सकते हैं कि हमारा केस इस लोक अदालत में रखा जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज श्रीनगर के सेक्रेटरी जहांगीर अहमद बख्शी साहब। आपको मैं बताते चलूँ कि इसके अलावा ये जो ज़िला बडगाम है वहाँ के भी एडिशनल चार्ज यही संभालते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज बडगाम के। तो इन्होंने कितनी बेहतरीन बातें हमारे साथ शेयर की। इनका ये भी कहना है कि DLSA में उन सार्फिन के लिए भी बहुत अच्छी बेहतरीन स्कीमें हैं जो मतलब अपना वो नहीं कर पाते
हैं, उनके एक्सपेंसेस नहीं उठा पाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने लोक अदालत के बारे में भी हमें जानकारी दी कि कैसे वहाँ पर जो बड़े भयानक क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी केसेस हैं उनका जो है वहाँ पर आपको हाथों हाथ अजाला दिया जाता है। तो उम्मीद है ये सब बातें हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। आप CNS के साथ बने रहिए।